जनसुलभ पुस्तकालय के सभी सम्मानित सदस्यगण और प्रतिभागी वक्तागण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यशदेव शैल एकाग्र की इस 9वीं कड़ी में हमारे साथ कमल नयन शैल जी उपस्थित है। कमल नयन शैल जी, आपका हमारी पूरी टीम की ओर से हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। साथियों, देखते ही देखते समय कैसे बीत जाता है, इसका एक नवीनतम उदाहरण इस एकाग्र का भी लिया जा सकता है। यशदेव शैल जी के जन्मदिन 26 जून से शुरू हुआ यह एकाग्र आज अपने समापन की ओर है। आप जानते हैं कि इसकी 9वीं कड़ी में हमारे साथ इतिहासकार और उनके पुत्र कमल नयन जी हैं, और इसकी 10वीं कड़ी में जो शाम 7 बजे शुरू होगी, उसमें हमारे समय के वरिष्ठ लेखक रमेश चंद्र शाह जी का अध्यक्षीय वक्तव्य होगा। मित्रों, हमारे लिए यह काफी सुखद रहा कि हम लोग यशदेव शैल जैसे दार्शनिक के कार्यों को समझते हुए स्वयं को कुछ समृद्ध कर पाए। देश के जाने माने दार्शनिक और विद्वानगण हमारे साथ बने रहे। आप जानते हैं कि इस एकाग्र में यशदेव शैल जैसे एक बड़े मेहनती और स्वयं सिद्ध और मेधावी दार्शनिक के विभिन्न पक्षों पर, उनकी दार्शनिक दृष्टि पर बातचीत हुई। आज यशदेव शैल उवाच हमने यह शीर्षक रखा है, और इस कड़ी में कमल नयन जी ने शैल जी के कुछ खास आलेखों का चयन किया है, जिनके माध्यम से, जिनके पाठ से हम यह समझ पाएंगे कि एक बड़ा दार्शनिक किस तरह की मेहनत करता है, कैसे परिवेश में रहता है, और उसकी अपनी दृष्टि किस तरह की है। कमल नयन शैल जी बड़ी संतान है, तो आज हम एक पुत्र की दृष्टि से एक पिता को देखने की भी कोशिश करेंगे। निश्चय ही यह कड़ी एक सार्थक और मूल्यवान कड़ी होने जा रही है, तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। कमल नयन शैल जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। कमल नयन। धन्यवाद अर्पण जी। एक बार पुनः मुझे इस आयोजन में बोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए आपका मैं आभारी हूँ। यहाँ बात शैल जी के विषय में जो किस प्रकार से वो स्वयं कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, उसके विषय में बात करने से पहले मैं थोड़ी बहुत कुछ दूसरी बातें उनके व्यक्तित्व के बारे में करना चाहूँगा कि पिता के रूप में उन्होंने हम सब के लिए क्या किया, या यूँ कहें कि हम उनको, उनसे हम क्या प्राप्त कर पाए और किस हद तक उसे प्राप्त करने में सफल रहे। वैसे मैं तो ये मानता हूँ कि जिस प्रकार की ऊंचाइयाँ विचार की और दर्शन की उन्होंने जो छुई,
वो वैसी ऊंचाइयां तो कभी वंस इन ए 100 years कभी ऐसा होता है। बाकी ये जरूर है कि अनायास ही हमें उनके घर में पैदा होने के कारण से बहुत 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 मिला, किंतु अब हमारी झोली में हम कितना सहार पाए, कितना ले पाए, ये बात अलग है। सबसे बड़ी बात अपने पिता के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जिस ज़माने की जनरेशन है, उस जनरेशन में आमतौर पर पिताओं का प्रत्येक अपनी संतानों के जीवन में बड़ा दखल रहता था, डायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता था। मैं देखता था जब भी पिता के आने का घर में समय होता था तो हमारे दोस्त लोग उनमें से अधिकांश जो है अपने घर वापस भाग जाते थे कि पिताजी आने वाले हैं, तो उस समय हमें घर होना चाहिए। और वो काफ़ी भयभीत रहते थे उनसे। हमारे पिता से भयभीत तो मैं कभी नहीं रहा, और साथ में मैंने ये भी देखा कि उन्होंने कभी हमारी लाइफ में उस तरह से इंटरफेयर नहीं किया। वो कहते थे कि तुम ऐसा कर लो, किंतु उसके लिए वो बहुत इंसिस्ट नहीं करते थे। और जो एक बड़ी बात ये थी कि तब भी इंसिस्ट नहीं करते थे जब उन्हें लगता था कि ये शायद ठीक नहीं कर रहा है और ठीक से कर नहीं पाएगा जो ये करने की कोशिश कर रहा है, तब भी वो करके देखने देते थे। और कई बार जब वो बहुत ज़्यादा किसी भी बात पर कह देते थे कि नहीं ये नहीं करना है, या ये नहीं होगा, या ये नहीं करोगे, या ये नहीं, वहाँ नहीं जाओगे, तो हम पीछे पड़ते रहते थे उनके और फिर उनसे कहलवा ही लेते थे, अच्छा अच्छा। तो इस तरह की स्थिति थी। और इसीलिए कई बार लोग कहते थे, हमने सुना असल में उनको कहते हुए दरवाजे की ओट लेके, कई बार बात दरवाजे की ओट से कई बार बात सुन जाती थी, और वो ये कहते थे कि शैले जी आपके बच्चों का होगा क्या। तो वास्तव में ये बात ऐसी थी जो चिंता का विषय हो सकती है किसी भी पिता के लिए, किंतु शैले जी ने उस प्रकार की चिंता कभी नहीं की। यह अवश्य था कि उनकी एक निगाह हम पर रहती अवश्य थी, और ये वो उसके लिए हमें समय समय पर रास्ते पर डालते रहते थे। तो खैर, जो बात ये थी कि उनकी ये व्यक्तित्व की विशेषता थी, इसको हमने कभी रियलाइज नहीं किया। वैसे भी यदि कोई व्यक्ति आपके इतना नजदीक होता है तो उसको देख पाना संभव नहीं होता। आंख के जितना ही नजदीक कोई होगा उतना ही वो धुंधला दिखेगा, वो नहीं दिखता है, और हम देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं शायद उस तरह से। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि शल्य जी के साथ रहते हुए वो हमारे पिता थे, तो हम ये देखते थे कि वो हमारे लिए एक प्रकार की व्यवस्था बना देते थे, और उस व्यवस्था से हमें हमेशा लाभ होता था। जैसे कि वो कभी हमसे ये नहीं कहते थे कि या जोर नहीं डालते थे कि तुम पढ़ो। वो पुस्तकें लाकर देते थे, रखी रहती थी, हम उनकी ओर आकृष्ट होते थे, पढ़ते थे। और आप ये देखिए कि उन्होंने कभी भी हमारी जो एकेडमिक एजुकेशन है उसको लेकर भी कोई बहुत ज्यादा आग्रह नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इसे ही पढ़ो और ये क्या कथा कहानियों में लगे रहते हो, ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा। और उसका ही, और इसी प्रकार से एक वो जब किन्हीं शास्त्रीय संगीत के और नृत्य आदि के कार्यक्रमों में जाते थे तो हमें भी कहते थे कि चलो, तो कभी कभार हम चले जाते थे, और फिर क्रमशः हम में उस ओर भी रुचि उत्पन्न हो गई। तो आप ये देखिए कि इसी प्रकार से दर्शन है। हमने कभी ये नहीं सोचा समझा था या महसूस नहीं किया था कि हमारे पिता दार्शनिक हैं। उनके दार्शनिक होने का तो अनुमान, या यूं कहें कि पता हमें बहुत ही बाद में जाकर चला। बहुत ही बाद में जाकर चला से मतलब हमने महसूस किया कि ये दार्शनिक हैं और बहुत बड़े दार्शनिक हैं। ये एहसास तो हम पे बहुत देर बाद जाकर जागृत हुआ था। बहरहाल, तो दर्शन में भी जो हमारी रुचि है भाई बहनों की रही, वो भी उन्हीं के कारण हुई, अन्यथा शायद ना भी होती। तो देखिए आप कि पढ़ने की और प्रवृत्ति हमारी जो क्लासिक
क्लासिकल संगीत और डांस की परंपरा है उसकी ओर रुझान, और इसी प्रकार से दर्शन की ओर रुझान, ये सब जो है वो उन्हीं की प्रेरणा से, या यूं कहें कि उनके द्वारा पैदा की गई परिस्थिति या परिवेश से ही हम में आया, और हम जो भी कुछ हो पाए उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, या यूं कहें कि बहुत बड़ा हाथ उन्हीं का है। और इसलिए मैं तो ये भी मानता हूँ कि हम इस घर में पैदा हुए तो हमें अनायास बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, समझने को मिला, जो शायद किताबों को पढ़ने से, पुस्तकों को पढ़ने से, बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ने से भी नहीं मिलता। यहाँ तक कि शल्य जी के अपने दर्शन को पढ़ने पर भी कितना कैसा समझ में आता मुझे नहीं पता, किंतु उनके सानिध्य में बहुत कुछ बातें जो है वो अनायास ही हम सीख गए। उन्हीं के कारण से घर में हम बहुत बड़ी बड़ी विभूतियों से भी मिल पाए, उनसे मिलने का अवसर मिला, यहाँ तक कि कुछ के साथ तो इंटरेक्शन का भी। हमारे घर पर आने वालों में जो रेगुलरली आते थे वो उनके मित्र थे, जैसे गोविंद चंद जी पांडे, प्रोफेसर दया कृष्ण, ये खास दो व्यक्ति थे। फिर बाद में प्रोफेसर मुकुंद लाठ इनमें जुड़ गए। इसी तरह से आगे आने वाले समय में 90 के दशक में जब रमेश चंद्र शाह साहब से हमारे पिताजी की मित्रता हुई, तो उसके बाद उनका आना जाना भी और हमारे पिताजी का उनके आना जाना जो है बहुत हुआ, और ये इतने क्लोज थे आपस में कि लगातार एक दूसरे से जब साथ नहीं होते थे तो पत्र व्यवहार में होते थे। और इतनी इतनी चिट्ठियां रमेश जी की हमारे घर पर अभी भी मौजूद हैं कि जिनको पढ़ने लगूं तो बहुत समय लगेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति ही हमारे घर की, जिसमें इनसे मिले, इनके अतिरिक्त निर्मल वर्मा जी, गे जी, इन लोगों का भी हमारे घर में आना हुआ। तो उन लोगों को, निर्मल जी के साथ तो मैं काफी बड़ा था, इसलिए उस दौरान तो मैं उनके साथ वहां बैठा भी, और साथ में उन्हें जब छोड़ने भी गया तब भी उनसे बातचीत हुई। किंतु अज्ञे जी जब आए थे तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि अज्ञे जी के सामने बैठ सकूं, तो हिम्मत ही नहीं हुई बल्कि यूं कहना चाहिए, जबकि हमारे पिताजी की तरफ से तो इसमें कोई रोक नहीं थी। उस समय मैंने अज्ञे जी की शेखर एक जीवनी पढ़ी थी और उस अभिभूत हो गया था उसको पढ़कर, किंतु फिर भी अज्ञे जी को देखकर ही संतोष कर लिया, उनके सामने नहीं गया, बैठा नहीं उनके साथ जाकर। ऐसे और भी बहुत लोग आए, फिलॉसफी के अनेक प्रोफेसर एन के देवराज, प्रोफेसर राजेंद्र पांडे, इसी तरह से प्रोफेसर संगम लाल पांडे, और बहुत से इस तरह से लोग आए। इन सबको से मिलना भी हुआ। ये मिलना भी अपने आप में काफी पुरस्कारक होता है, और इसीलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतना कुछ सीखने को मिला कि क्या बताऊं। और इसीलिए ये बात ये थी कि मैं यद्यपि पढ़ने तो इतिहास गया, किंतु उसमें भी फिर बाद में मैंने इतिहास दर्शन में ही स्पेशलाइज किया। और इसका भी कारण प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे थे। उस समय वो हमारे विभाग में प्रोफेसर एंड हेड भी थे, और फिर बाद में वाइस चांसलर भी रहे यूनिवर्सिटी के। उन्होंने कुछ इस तरह के कोर्सेज वहाँ इंट्रोड्यूस किए थे, जिनके कारण से इतिहास के विद्यार्थियों की जो कहना चाहिए प्रवृत्ति थी, जिनकी उस तरफ प्रवृत्ति हो जाए तो वो दर्शन भी पढ़ सकते थे। तो इस तरह से मेरे जो दर्शन में मेरा जो रुझान था, उसके कारण से मैं एक माने में कहूँ कि फॉर्चुनेट हूँ कि मैं अपने पिता के दर्शन की ओर भी मेरा रुझान हुआ, और मैं जो है उसको भी पढ़कर कुछ समझ सका। और आगे अभी ये बात जारी है और ये अन्वेषण जारी है। आज शल्य जी के विषय में जो मैं बात रखना चाहता हूँ, वो वास्तव में उनकी कही हुई बात को ही रखना चाहता हूँ। उसे संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हालांकि उन्होंने स्वयं भी अपने बारे में विस्तार से कभी कुछ
कहा नहीं। घर में भी वो अपने विषय में बहुत बात नहीं करते थे, अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी बहुत बात नहीं करते थे, और उनसे कुछ पूछने पर वो कुछ कह देते थे, किंतु बहुत ज्यादा नहीं कहते थे। इसलिए उनके व्यक्तित्व के बहुत से वो पक्ष जो और उद्घाटित हो सकते हैं यदि उन्होंने कहीं और किए हों, जैसे कि अपने मित्रों को लिखे पत्रों में, वो पत्र अगर उपलब्ध हो जाते हैं कभी, तो मैं उनके माध्यम से वो सारी बातें सामने लाने का प्रयास कर सकता हूँ। इसलिए उनके विषय में संक्षेप में जो मैं कह रहा हूँ कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, वो वास्तव में उन्होंने स्वयं भी विस्तार से कभी कुछ अपने विषय में उस तरह से लिखा नहीं। वो कहीं कहीं भाषण देने गए और वहां प्रसंगवशात वो कुछ बात उठ गई, तो उन्होंने वो कुछ बातें अपने उन भाषणों में कही। और कुछ उनके भाषण थे जैसे सृजन और परिवेश, उसमें उन्होंने अपने परिवेश के विषय में भी थोड़ा बहुत कुछ कहा है। इसी प्रकार से एक उनका लेख था पुस्तक और मैं, उसमें भी उन्होंने अपने विषय में पुस्तकों के माध्यम से ये बात उन्होंने अपने विषय में कैसे उनका पुस्तकों से कैसा लगाव था, अपने विषय में कुछ बात कही है। इसी प्रकार से उन्होंने दर्शन परिषद की स्थापना और उसके आरंभिक 2 वर्ष उस अपने उस आलेख में भी उन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया उसके विषय में काफी विस्तार से, मतलब अपेक्षाकृत विस्तार से उन्होंने बात की है। और ये अखिल भारतीय दर्शन परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप इसको वहां भी देख सकते हैं। यहाँ पर आज जो है वो मैं जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उसमें मैं उनके द्वारा हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए और साथ में हिंदी में वैचारिक स्वराज के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, उस वैचारिक स्वराज को लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, उस विषय में मैं आपके सामने कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बात मैंने पिछले अपने वक्तव्य में संक्षेप में कह दी थी, और वो वैसे उसमें कोई खास बहुत नई बात है भी नहीं जो पहले ना कही गई हो। बस इतना ही है कि उन्होंने ये तब किया जिस समय हिंदी के क्षेत्र में काम कर पाना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम था। तो मैं यहाँ पर अब शैली जी की बात पर आने से पहले एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, वो ये है कि मनुष्य को हम जानते कैसे हैं। मनुष्य को के विषय में जब भी बात होती है तो हम उसके किसी के भी विषय में जब बात करते हैं तो कहते हैं अमुक व्यक्ति वह है। जब हम उस वह को बताते हैं तो ये कहते हैं कि वो अध्यापक है, अथवा वो फलां का भाई है, वो फलां का पुत्र है इत्यादि, या कहते हैं वो वकील है, या कुछ और कहते हैं, या कहते ज्ञानी आदमी है, या कुछ कुछ इस तरह की बातें हम करते हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो मूल्यों से परिभाषित होता है, उन मूल्यों से जिनका वह अनुसरण करता है। मूल्यों के अनुसरण की इस यात्रा में वह बनता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वह किस हद तक वह बन पाया जो वह बनना चाहता था, यह जानने के लिए उसकी जीवनी अथवा उसके स्वयं के लिए व दूसरों के लिए एक उपयुक्त माध्यम मानी जा सकती है। उसकी जीवनी के माध्यम से हम उसे जान सकते हैं। यह बात अलग है कि जांचने वाले यदि जांच रहे हैं उसको जानने के साथ साथ, तो उसके कार्यों का मूल्यांकन वो उसकी जीवनी से स्वतंत्र रूप से भी करते हैं। विशेष रूप से इतिहासकारों में तो ये एक प्रकार का रोग ही है कि वो सीधी सीधी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते। वो उसके लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेस से उसका पता लगाते हैं कि ये वास्तव में जो कह रहा है वो सच है अथवा नहीं है। अब देखिए, यहाँ यदि किसी से पूछा जाता है कि वो कौन है, तो उसका उसके उत्तर की शब्दावली भी मूल्यात्मक ही होगी। और देखिए, शैली जी दार्शनिक थे। अब ये बात है, दार्शनिक होना भी एक प्रकार का मूल्यात्मक प्रत्यय भी है, इस अर्थ में कि दार्शनिक जो है वो
वो एक ऐसा मूल्य है जिसकी सिद्धि, जिसकी प्राप्ति के क्रम में मनुष्य दार्शनिक बनता है। शल्य जी ने अपने लेखन को अपनी अनुसंधान यात्रा कहा है, आत्म के अनुसंधान की यात्रा कहना चाहिए, जो वास्तव में उनके विचार की अथवा विचारात्मक अनुसंधान की यात्रा अथवा स्वयं को पहचानने की आत्मसृजन के माध्यम से आत्मचरितार्थन की ही यात्रा है। प्रचलित वादों से मुक्त होकर अर्थों का साक्षात, वो शल्य जी जो हैं वो प्रचलित वाद इज्म से, जिसको वाद कहा जाता है, उनसे मुक्त होकर अर्थों का साक्षात्कार करते हैं। जो दूसरों का निकाला जल नहीं पीते, उनमें से वो एक हैं जो अपना कुआं खुद खोदते हैं और अपना निकाला जल स्वयं ही पीते हैं। अब ये बात महत्व की है। हम तो बना बनाया जो होता है आमतौर पे उसी का ग्रहण करके उसी पे आगे चलते हैं और गतानुगतिक होते हुए आगे बढ़ते हैं, किंतु शल्य जी उनमें से नहीं थे। वो उन लोगों में से थे जो आत्मसृजन के माध्यम से स्वयं वस्तु स्थिति के साक्षात्कार के माध्यम से वो अपनी बात, अपने को आत्मचरितार्थ करने का प्रयास कर रहे थे, करते थे। उन्होंने स्वयं भी कहा है कि वो, वैसे मैंने तो देखा था अपने घर पर, जब मैं कई बार उनसे पूछता था, वो बैठे होते थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो वो कहते थे कुछ नहीं। तो ये आमतौर पे वैसे ही जवाब है जैसे कोई भी देगा, किंतु शायद वो, हम लोग तो बैठे हुए कुछ ना कुछ अपने खलल चलते हैं दिमाग में, किंतु वो शायद ऐसा नहीं उनके साथ होता था। वो वास्तव में लिखते हुए सोचते थे, ऐसा उन्होंने कहा भी है और मैंने महसूस भी यही किया है। ऐसा उनके जो है दार्शनिक लेखन के पड़ावों के विषय में उन्होंने कहा है कि इस अनुसंधान यात्रा में उनके लेखन में 3 पड़ाव आए, किंतु ये पड़ाव कैसे घटित हुए, कैसे आए, इसके विषय में उन्होंने प्रसंगवश विस्तार से अपने कुछ व्याख्यानों में इसकी चर्चा भी की है। शल्य जी ने अपने बचपन और किशोरावस्था के विषय में हम लोगों से तो कभी कोई अधिक विस्तार से बात नहीं की। कभी कभार पूछने पे बताया करते थे कि गुरुकुल में उनके 7 वर्ष कैसे बीते। उनकी अपने पिता, हमारे दादाजी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी शायद, और हमने जब उनसे इस विषय में भी पूछा तो वो पिताजी के उन पक्षों के बारे में अवश्य बताते थे जिन पक्षों का सीधा वो अंतरंगता से संबंध नहीं है, जो कि वो भीतर से उनके विषय में महसूस करते ही थे। क्योंकि मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। अपने अंतिम दिनों में खास तौर पर उन्होंने कहकर पिताजी की, हमारे दादाजी की तस्वीर जो है वो अपने सामने की दीवार पर टंगवा ली थी और ये कहा था कि इसे यहीं रहने दो, और इस तरह से उनका लगाव उनसे बहुत था। किंतु फिर भी एक अलग तरह की वो दूरी थी जो उन दिनों के लिए स्वाभाविक थी। वो उनसे ज्यादा बातचीत इत्यादि नहीं होती थी। इसका कारण शायद यही था कि उस जमाने के में पिताओं का अपनी संतानों के साथ, खासकर पुत्रों के साथ इंटरेक्शन लगभग नगण्य ही होता था। यह अवश्य है कि वे उनके द्वारा समय समय पर ला करती हुई किताबों आदि की बात अक्सर किया करते थे। उन्होंने, शल्य जी ने सॉरी, जो वो स्वयं को बना पाए, जो वे हो पाए, जिस रूप में उन्होंने अपने आप को रचा, सृजित किया, यह सब कैसे हो पाया, उस परिवेश में जो उन्हें मिला, और साथ में एक बात और, जो कि उसके भीतर ही उन्होंने स्वयं अपने लिए कैसे अपने परिवेश का निर्माण किया, इस परिवेश के साथ उनकी कैसी अंतः प्रक्रियाएं हुई, ये सब उन्होंने स्वयं कहा है, लिखा है। शल्य जी कहते हैं कि वैसे हमारा परिवेश मुख्यतः हमारा समाज और संस्कृति होता है। हम मनुष्य के रूप में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मानस की ही वैयक्तिक अभिव्यक्ति होते हैं। हमारा सांस्कृतिक परिवेश हमारी भाषा, प्रतीक और मूल्य व्यवस्था की परंपरा आदि के माध्यम से ही निर्धारित होता है परिवेश। शल्य जी कहते हैं किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो प्रतीक व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था
आदि के निर्धारणों का अतिक्रमण करते हुए उनके तत्वों का अव्यवहित साक्षात्कार करते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति वास्तव में सृजनात्मक कहे जाते हैं और आत्म सृजन करने के योग्य होते हैं, और सही मानों में यही वो होते हैं जो इस सांस्कृतिक परंपरा को, सामाजिक परंपरा को आगे ले जाते हैं। तो अब यहाँ देखने की बात यह है कि हम बहुत तरह की बातों को कैसे समझें। कि कोई व्यक्ति जिसका निर्माण हो रहा है, वो स्वयं उस समय उस निर्माण को लेके उतना कॉन्शियस है अथवा नहीं, ये कहना बहुत कठिन होता है। आमतौर पर बहुत मुश्किल है कम से कम छोटी उम्र में ये जांचना कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूं और मेरा क्या हो रहा है। खैर, बात करते रहेंगे आगे। उनके विषय में जब भी बात होती है, या अथवा उनकी बहुत से लेखों में ये प्रसंग एकाधिक बार आया है कि उनकी आरंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी, ये, और उनके मानसिक परिवेश का बनना कैसे आरंभ हुआ, इसके इंगित उनके द्वारा समय समय पर पढ़ी गई पुस्तकों और इन पुस्तकों के उनके मानस पर पड़े प्रभाव में देखा जा सकता है। ये प्रभाव उन पर पड़े, इसके विषय में इसकी वो स्वयं भी चर्चा करते हैं। और ये जो बात, मैं मानसिक परिवेश की बात कर रहा हूँ, मानसिक परिवेश जो है उसका निर्माण भी व्यक्ति के इन पुस्तकों अथवा अध्यापकों अथवा अन्य जो बौद्धिक कहना चाहिए जो विविध प्रकार के आइडियाज जो चारों तरफ उपलब्ध होते हैं, उनसे बनता है। और मुख्य रूप से वो ये जो बनता है वो ये मानसिक परिवेश, ये परिवेश आइडियाज से इंटरेक्शन के माध्यम से या भावनाओं के इंटरेक्शंस के माध्यम से बनता है। तो शल्य जी जो हैं वो उन्होंने जो आरंभ से में खास तौर पे जो पुस्तकें पढ़ी, उनके मानस पर उनके क्या प्रभाव पड़े, उनसे अंदाजा इसका किया जा सकता है। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि पढ़ने वालों में बहुत ही कम ऐसे होते होंगे जिनका कभी किसी पुस्तक से साक्षात्कार होता है। लिखने वालों में ऐसे और भी कम होते हैं। यही बात पुस्तकों के साथ भी होती है। बहुत कम पुस्तकें होती हैं जो किसी पाठक में साक्षात्कार का रूप लेती हैं। मेरा ऐसा संवाद किसी पुस्तक से स्थापित हुआ अथवा नहीं, यह ठीक से कहना तो बहुत कठिन है, किंतु कुछ पुस्तकों से गहरा संवाद अवश्य स्थापित हुआ और कुछ से संवाद क्रांतिकारी भी सिद्ध हुआ, इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। वो कहते हैं कि इस अर्थ में उनके पुस्तकों से दो प्रकार के साक्षात्कार हुए। एक यह है कि किन्हीं पुस्तकों ने उन्हें जीवन की एक धारणा दी, उनकी कल्पना को अभिभूत किया, और दूसरा इस अर्थ में कि उनसे उनके जीवन को, उनके विचार को एक नया मोड़ मिला। उन पुस्तकों ने उनके विचार को एक नया मोड़ दिया। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में पहले वर्ग में राम कथा रखी जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब शल्य जी चौथी कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय वो कहते हैं कि उर्दू में लिखी लगभग 150 पृष्ठों की रामायण उन्होंने पढ़ी। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैंने लगभग 7 बार वो पढ़ी ही होगी। वह उर्दू में लिखी थी और उस समय पंजाब में माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का माध्यम उर्दू ही था। पाठ्यक्रम से बाहर एकमात्र पुस्तक यही थी जो मैंने तब पढ़ी थी। संभवतः उपलब्धि वही एक हुई होगी, किंतु उसके इतनी बार पढ़ने का कारण यह था कि राम कथा में रस की ऐसी अतलता थी जो कितना भी गहरे में उतरने पर भी अपनी थाह नहीं देती थी। मन ही नहीं भरता था। चौथी कक्षा के बीच में ही वो कहते हैं कि मैं अपने घर को, फरीदकोट का स्कूल छोड़कर एक गुरुकुल में
शिक्षा के लिए चला गया। वहां भी संयोगवश पाठ्यक्रम की पुस्तकों के बाहर पहला सामुख्य रामायण से ही हुआ। यह हिंदी में लिखी पद्यात्मक रामायण थी, जसवंत सिंह नामक लेखक की लिखी हुई, जिसका हम कोई 7-8 विद्यार्थी सामूहिक रूप से पाठ करते थे। उससे धनुर्धर राम सब समय मेरी कल्पना में छाए रहते थे। गुरुकुल में उन्होंने 2-3 बरस पाठ्यक्रम के बाहर तक, बाद में उन्होंने कोई और पुस्तक कभी नहीं पढ़ी। वे कहते हैं कि गुरुकुल में पुस्तकें पढ़ने का कोई खास चलन था ही नहीं और उन्होंने वहां किसी विद्यार्थी अथवा अध्यापक को कभी कोई पुस्तक पढ़ते भी नहीं देखा था। वहां पुस्तकालय भी नहीं था, केवल 2 छोटी-छोटी अलमारियों में 50-60 पुस्तकें बंद पड़ी थी। ये अलमारियां मैंने कभी खुलते नहीं देखी थी, इसलिए यह पता भी नहीं था कि उनमें क्या है। किंतु एक दिन पता नहीं कैसे मुझे अलमारियों से में पुस्तकें होने का पता लगा, तो मैंने वहां से राहुल सांकृत्यायन की मानव समाज और वोल्गा से गंगा पुस्तकें निकाली और पढ़ी। शैलेश जी पुस्तकों के प्रति अपनी जागृति का श्रेय अपने एक प्रतिभा संपन्न और अत्यंत ओजस्वी अध्यापक को देते हैं। वो कहते हैं कि ये वो थे जो 1943 में 1943 में 21 वर्ष की आयु में डलहौजी में अपने पिता के कपड़े की दुकान को छोड़कर वहां से सीधे गुरुकुल आए थे। घर पर वो जब कपड़े की दुकान पर बैठते थे, तब वहीं से उन्होंने प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वेद उपनिषद के प्रति श्रद्धा थी, गीता उन्होंने पढ़ रखी थी। ऐसे में गुरुकुल के आचार्य जी का डलहौजी में व्याख्यान सुनने के बाद वह उन आचार्य जी से मिले और उन्होंने आचार्य जी ने उन्हें गुरुकुल आने को कहा, तो और वो वहां पहुंच गए और जल्दी ही वहां उनके आने के बाद जल्दी ही शल्य जी के साथ उनका लगाव हो गया और वो इन्हें बहुत स्नेह करने लगे। और ये शल्य जी भी कहते हैं कि वो स्वयं भी उनकी ओर बहुत ही आकृष्ट हुए थे। गुरुकुल में उन्हें प्रभाकर कक्षा की परीक्षा को पढ़ाने के लिए दिया गया और तब वो शैलेश जी कहते हैं कि जब वो पढ़ाते थे उस समय पास की दूसरी कक्षा में कुछ दूरी पर बैठकर उन्हें सुनता था। और उनका रिमार्क है कि कविता का ऐसा अध्यापन मैंने आज तक कोई दूसरा कभी नहीं सुना। अध्यापन से प्रभावित होकर मैंने उनके जाने के 2-3 वर्ष बाद प्रसाद की लहर और कामायनी और महादेवी की कविताओं का आधुनिक कवि नाम से प्रकाशित संग्रह गुरुकुल में रहते डाक से मंगवाकर पढ़े। किंतु उससे पहले गुरुकुल की पुस्तकों की बंद अलमारी खुलवाकर राहुल सांकृत्यायन की उपर्युक्त पुस्तकें पढ़ने के लिए चेतना की जागृति उसी अध्यापक के कारण हुई थी और उसके कारण कुछ ही समय बाद छुट्टियों में घर पर पिताजी के द्वारा किसी पुस्तकालय से लाकर दिया गया तिलक का गीता भाष्य का हिंदी अनुवाद भी मैंने पढ़ा। ये जो सारी बातें हैं, ये आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ, ये उनके बौद्धिक परिवेश, मानसिक परिवेश की रचना के आरंभिक तत्व हैं, ऐसा कह सकते हैं। तदुपरांत उन्होंने 17-18 बरस की उम्र में गुरुकुल की 7वीं कक्षा और फिर साहित्योपाध्याय करते हुए रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य और नाटक पढ़े। इसी दौरान उन्होंने भवभूति का उत्तर रामचरित नाटक भी पढ़ा। ये सब उनके पाठ्यक्रम में शामिल थे। यहाँ एक वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इन काव्यों को मैंने कभी परीक्षा की तैयारी के रूप में नहीं पढ़ा था, बल्कि इनके कारण मेरी दूसरे पेपरों की तैयारी उपेक्षित रहती थी। व्याकरण की पुस्तक मध्य सिद्धांत कौमुदी को तो देखना मेरे लिए बोझ था। सो परीक्षा में मैंने बड़ी कठिनाई से व्याकरण का पेपर 33 अंक का किसी तरह से किया। किंतु जब परिणाम निकला तो मैं केवल उस पेपर में अनुत्तीर्ण था जिसमें कालिदास भवभूति के ग्रंथ थे, और अनुत्तीर्ण भी ऐसा कि मुझे केवल 22 अंक इसमें मिले। यही आगे जाकर प्रभाकर की परीक्षा में हुआ, उसमें मैं कविता के पेपर में अनुत्तीर्ण रहा। अब विडंबना देखिए कि उसके 10-12 महीने बाद ही उन्होंने कुछ लेखों के अतिरिक्त
पंत का काव्य और युग पुस्तक लिखी। ये बड़ी महत्व की बात है कि जिन विषयों में वो परीक्षाओं में फेल हो रहे हैं, जिन विधाओं के पेपर्स में वो फेल हो रहे हैं, उन्हीं विधाओं में वो आगे जाकर कुछ ही दिनों बाद, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ मंथ्स, कि वो एक पुस्तक लिख देते हैं, पंत का काव्य और युग, और उसकी काफी प्रशंसा भी हुई। इन दो परीक्षा परिणामों ने पुस्तकों के साथ वो कहते हैं कि मेरे भावी संबंध का रूप और अच्छी तरह से स्थिर कर दिया। शैली जी कहते हैं कि साहित्यिक लेखक बनने की उनकी महत्वाकांक्षा उनके जीवन में बहुत जल्दी ही बन गई थी। दिलचस्प बात तो यह है कि परीक्षाओं में बार बार मिली असफलता की क्षतिपूर्ति उन्होंने लेखन में उत्कर्ष प्राप्त करने का क्षतिपूर्ति कैसे करें, उसके लिए उन्होंने लेखन में उत्कर्ष प्राप्त करने का निश्चय किया। उसके लिए मतलब उन्होंने सोचा ये जो बार बार असफलता मिल रही है, इसकी क्षतिपूर्ति तो मैं लेखक बन के ही कर सकता हूँ। इस प्रकार वे लेखक हो गए। मान लीजिए कि वे इन परीक्षाओं में असफल ना हुए होते तो क्या वे लेखक ना हुए होते? अब इसका उत्तर क्या दें? इसका उत्तर कोई एक पूरी कल्पना ही होगी। यह अवश्य है कि यह की कल्पना की तो जा सकती है, किंतु इसे देखा नहीं जा सकता वास्तविकता में घटित होते हुए। इतिहासकार तो इन वैसे भी घटनाओं को एक दुर्निवार श्रृंखला के रूप में ही देखता है, और जीवनी लेखक भी कुछ इसी तरह से देखेगा। वैसे भी जो हुआ ही नहीं उसकी चर्चा आमतौर पर परास्त लोग ही किया करते हैं। मनुष्य के जीवन में इसी प्रकार समाजों के जीवन में हर मोड़ पर एकाधिक विकल्प, एकाधिक रास्ते खुले रहते हैं, किंतु इनमें से वो ले एक ही रास्ता सकता है और वो उसी पर आगे बढ़ सकता है। अब यदि शल्य जी लेखक के रूप में भी असफल रहते तो एक बात पक्की है कि आज हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो लेखक के रूप में सफल रहे इसलिए सब चर्चा है। उन्होंने रास्ता लेखक होने का लिया, परीक्षाओं में असफल होने के बाद यदि वो लेखक भी के रूप में भी असफल रहते तब क्या होता? तब कुछ और होता या ना होता, आज यह चर्चा तो अवश्य नहीं हो रही होती। शल्य जी ने लेखक के रूप में उत्कृष्टता पाने के लिए प्राचीन और समकालीन हिंदी साहित्य का भरपूर अध्ययन किया। वे कहते हैं कि यद्यपि पाठक के रूप में मेरी आलोचक बुद्धि सतत जागृत रहती, किंतु उनके लेखक मेरी कल्पना में काफी बड़े आकार के मानव दिखते थे। उनके दर्शनार्थ मैंने इलाहाबाद की 2-3 यात्राएं की और महादेवी जी और कुछ दूसरे लेखकों के दर्शन कर अपने को धन्य माना। किंतु बाद में उन्हें ऐसे दर्शनों की अर्थहीनता का एहसास हुआ कि अब लेखक बहुत बार बहुत बड़ा होता है, किंतु वो कई बार वो अपने आम व्यवहार में साधारण व्यक्ति से भी अदना हो सकता है। इस प्रकार के उनके अनुभव हुए तो उन्हें लगा कि ऐसे दर्शनों में कुछ नहीं रखा। वो आगे बात करते हुए कहते हैं कि 1950 में किसी समय उनका दिल्ली जाना हुआ। वहां पे गुरुकुल के अपने उन अध्यापक से मिले जिनसे वो बहुत पहले बहुत प्रभावित हुए, जिनकी चर्चा अभी अपन ने ऊपर की थी। उस समय वे दिल्ली में रहकर दर्शन की एमए की परीक्षा देने के लिए वहां आए हुए थे। शैली जी कहते हैं कि मैंने उनकी पुस्तकें देखी, उनका जो संग्रह था पुस्तकों का उनको देखा, और उनमें से मैं हेनरी बर्गसॉ की एक पुस्तक क्रिएटिव एवोल्यूशन जो उस समय मैंने वहां देखी तो मैं उसे ले आया पढ़ने के लिए। वो कहते हैं कि यह दुस्साहस की पराकाष्ठा थी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं केवल अंग्रेजी की मैट्रिक परीक्षा देने के लिए मैंने 3 महीने घर पर अंग्रेजी पढ़ी थी बस, और उतनी ही अंग्रेजी के ज्ञान के बल पर एक अत्यंत उत्कृष्ट गद्य में लिखी गई फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुदित इस अत्यंत मौलिक और सूक्ष्म दार्शनिक कृति को पढ़ने का निश्चय किया। अंग्रेजी के शब्दकोश के सहारे मैंने यह पुस्तक पढ़ी और इसने मेरे वैचारिक लेखकीय जीवन का मार्ग ही बदल दिया। शल्य जी का फरीदकोट में परिवेश ऐसा था, वो कहते हैं
क्योंकि अब देखिए वो मार्ग बदलने की बात कह रहे हैं वो बर्कसॉ के की पुस्तक पढ़ने के बाद, तो ये मार्ग उनका उन्हें फिलॉसफी की तरफ ले जा रहा था। और शैली जी कहते हैं कि फरीदकोट में परिवेश ऐसा था जहाँ फिलॉसफी का नाम तक लेने वाला कोई नहीं था। शैली जी ये भी कहते हैं कि फरीदकोट तो क्या, उसके 200-250 मील की परिधि में दर्शन की बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। और तो और स्वयं शैली जी भी नहीं जानते थे कि देश की दार्शनिक परिस्थिति और दार्शनिकों की क्या स्थिति है, उनकी सोच क्या है, वो दार्शनिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। ऐसे में दर्शन के क्षेत्र में उतरना कोई अवश्य विचार पूर्वक लिया गया निर्णय तो नहीं था। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन की दर्शन दिग्दर्शन और पंडित बलदेव उपाध्याय की भारतीय दर्शन तथा कुछ उपनिषद पढ़े थे, किंतु उनसे दर्शन में शैली जी की कोई रुचि नहीं जगी थी। किंतु क्रिएटिव एवोल्यूशन ने ऐसी रुचि जगाई कि सब कुछ बदल गया। इसके बाद उन्होंने बर्कसॉ की ही 2 पुस्तकें मैटर एंड मेमोरी तथा टाइम एंड फ्री विल खरीद कर पढ़ी। पुस्तकें खरीदना भी कोई सरल कार्य नहीं था उनके लिए। निकटतम स्थान 300 किलोमीटर दूर दिल्ली था। अन्य स्थानों पर इस प्रकार की पुस्तकों के उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं था। वेतन तो काम चलाने लायक ही था उनका, तो भी दूसरा कोई उपाय था नहीं। क्या करते, या कहें यह बात मन में उनके कभी आई ही नहीं कि सोचा जाए कि उन्हें ये मार्ग अपनाना भी है अथवा नहीं है। इतना ही नहीं, जब बर्कसॉ की और उसके बाद दूसरी पुस्तकें उन्होंने पढ़नी आरंभ की, तब यह बात भी कभी ध्यान में नहीं आई कि यदि पढ़ना अंग्रेजी में है और वह भी यूरोपीय साहित्य, तो लिखना भी अंग्रेजी में ही चाहिए। जैसे लिखने के लिए कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता हो। कोई मार्ग दिखाने वाला तो था नहीं, गुरु बिन ज्ञान कैसे मिलता। ऐसे निगुरेपन ने उन्हें उन पर एक गजब ढाया। वो कहते हैं कि बर्कसॉ ने अपने दार्शनिक विवेचन के लिए जैव सहज बोध इंट्यूशन को आधार बनाया था। उसके लिए प्राण और काल छंद क्रमशः परमार्थ ज्ञापक और परमार्थ थे। पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टि बर्कसॉ के लिए नितांत भ्रामक थी। अब यदि वो कहते हैं मैं बर्कसॉ से प्रभावित हुआ था, तो उसके लिए ऐसी स्थिति में युक्त मार्ग यही था कि जैसी बर्कसॉ से मिलती जुलती दृष्टि के जो दार्शनिक हैं, मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता, किंतु उन्होंने इसके विपरीत दिशा ली, इसके विपरीत राह ली, और उन्होंने जीव मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पढ़ने की दिशा पकड़ ली। वो किस लिए? क्योंकि बर्कसॉ ने कहा था कि वो जो पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टि है वो भ्रामक है। तो बर्कसॉ के इस प्रतिपादन का सत्य जानने के लिए उन्होंने यह किया। इसे कोई भी मूर्खता की पराकाष्ठता ही कहेगा, किंतु वो कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि यह मूर्खता मेरे लिए लाभकर सिद्ध हुई या हानिकारक। यह तब तक कहा जा भी नहीं सकता जब तक कि मैं इस जीवन को यहीं रोक कर उसी आयु और स्थिति में लौटकर दूसरे मार्ग पर चलकर नहीं देखूं। और यह ईश्वर की कम से कम इस जगत व्यवस्था में तो संभव है नहीं। अस्तु, बर्कसॉ की इन पुस्तकों के बाद मेरे प्रतिपादनों को जांचने के लिए मैंने जो पुस्तकें पढ़ी, जब बर्कसॉ की पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसके प्रतिपादनों को जांचने के लिए जो उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, उनमें से कुछ हैं डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सिनर्ड और डन की जेनेटिक्स, डॉब्स हेंस्काई की जेनेटिक्स और फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पावलोव के सिलेक्टेड वर्क्स, टिम बर्जन की द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट, आर्थर एडिंगटन की न्यू पाथवेज इन साइंस तथा फिलॉसफी ऑफ फिजिकल साइंस, और इसी तरह कुछ दूसरी पुस्तकें भी जिनके नाम वो कहते हैं मेरी पहली दर्शन विषयक पुस्तक मनस्तत्व में देखे जा सकते हैं। ये पुस्तकें मैंने कुछ समझे और कुछ बिना समझे पढ़ी, और बर्कसॉ की दार्शनिक दिशा से ठीक विपरीत दृष्टि दिशा में चल पड़ा। सो यह हुआ मेरा साहित्यिक क्षेत्र छुड़ाकर दार्शनिक क्षेत्र में लाने वाले परोक्ष गुरु बर्कसॉ की शिक्षा का हश्र। देखिए किस विडंबना की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
जो ये परोक्ष गुरु बरगसों, जिससे प्रभावित होकर मैं दर्शन के क्षेत्र की ओर आया, किंतु मैंने पकड़ तो दूसरी ही दिशा ली। और ये हुआ भी तब जब मैं बरगसों के प्रतिपादनों की परीक्षा की दृष्टि से जो फिलॉसफी ऑफ साइंस की विभिन्न किताबें पढ़ रहा था, या यूं कहें कि ठोस जीव वैज्ञानिक और भौतिक वैज्ञानिक किताबों को मैं पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि मानो अब राह बन गई थी, बात आगे चल निकली एडिंगटन की पुस्तकों से। वो कहते हैं मुझे बर्ट्रैंड रसल की पुस्तकों का पता चला, या शायद वैसे ही आत्माराम एंड सन्स की दुकान पर दर्शन की पुस्तकें टटोलते समय पता चला, और मैंने उसकी बर्ट्रैंड रसल की 2 पुस्तकें खरीदी और पढ़ी। ये पुस्तकें थी एन आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलॉसफी और फिलोसॉफिकल एनालिसिस। इन पुस्तकों ने रसल को मेरे लिए आप्त पुरुष बना दिया। एडिंगटन भी मेरे लिए लगभग आप्त पुरुष ही थे। विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति 14-15 वर्ष की आयु में वेदों को आप्त वाक्य मानने को तैयार नहीं था और अपने गुरुकुल के मुख्य अध्यापक से घंटों वाद विवाद करता था, उसने बिना किसी झिझक के रसल को आप्त पुरुष मान लिया। फिर शल्य जी अपने मानसिक परिवेश पर रसल के प्रभाव की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जीवन दृष्टि और कुछ सीमा तक जीवनचर्या को भी रसल ने गहरे में बदल दिया। इसमें रसल का जो अध्ययन मेरा था वो विशेष रूप से हेतु बना। वैसे इसमें जो है वो यूरोपीय विज्ञान की पुस्तकों का बड़ा प्रभाव है, किंतु रसल का विशेष इसमें योगदान है। यद्यपि जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अध्ययन की ओर पहले हुई प्रवृत्ति ने इसके लिए भूमिका तैयार कर दी थी, रसल ने मुझे बहकाया कि वैज्ञानिक दृष्टि ही एकमात्र सत्य दृष्टि है। और वो कहते हैं कि मैंने मांस तक खाना आरंभ कर दिया, जो कि मेरे लिए पहले बहुत ही कठिन था, और बाद में तब तक यह एक अप्रिय कर्म बना रहा जब तक अंत में मैंने इसे छोड़ नहीं दिया। यह मांस भक्षण आरंभ इस प्रश्न के सामने अपने को अनुत्तर पाते हुए हुआ था कि यह क्यों नहीं खाना चाहिए, और बाद में यह खाना इस युक्ति को अस्वीकार करते हुए छोड़ा क्योंकि यह असुंदर है। स्पष्ट है कि यह दूसरी युक्ति वैज्ञानिक दृष्टि की परमार्थ दर्शकता में निष्ठा से मुक्ति के बाद ही स्वीकार्य हो सकती है, जो मुक्ति मुझे कुछ ही वर्षों बाद मिल गई थी। उनका कहना है कि वो वैज्ञानिक दृष्टि को ही परमार्थ दृष्टि मानते थे, उसके प्रति उसे परमार्थ दृष्टि मानने को लेकर जो उनके मन में निष्ठा थी, उससे मुक्ति के बाद ही वो पूरी तरह से उस लाइफस्टाइल से अपने आप को अलग कर पाए जो उन्होंने तब अपना ली थी। यह सिलसिला इसी प्रकार सन 1964 तक चलता रहा। पढ़ने का कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए इसकी जानकारी उन्हें पढ़ी जा रही पुस्तकों के फुटनोट से या दिल्ली की दुकानों में पुस्तकें देखते हुए पुस्तकें खरीदने के लिए वो जो वहां जाते थे उन दुकानों पे जब वो पुस्तकें देखते थे उस दौरान उन्हें जो कुछ सूझता था उस तरह से वो पुस्तकों का वहां से चुनाव कर लेते थे। उन्हें कोई बताने वाला तो था नहीं, किंतु पुस्तकें खरीदने के लिए अपेक्षित आर्थिक परिस्थिति ना होते हुए भी यह जुनून बना रहा। शैली जी कहते हैं कि बिना किसी मार्गदर्शक के पुस्तकों के साथ जूझते हुए एक समझ या ना समझ विकसित हुई, जिसे समानांतर समझ भी आप कह सकते हैं। वे कहते हैं कि मेरे मौलिक दार्शनिक, जैसा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं, मेरे मौलिक दार्शनिक होने का शायद यही एक रहस्य हो। इस समानांतर समझ की यात्रा का प्रथम चरण प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथों के संपर्क में आने के साथ समाप्त हुआ। इन ग्रंथों का अध्ययन करने पर मुझे लगा कि इनके लेखकों की पदावली और इनके मंतव्यों में एक मौलिक अंतर है। तब मैंने प्रयत्न पूर्वक एक दूसरी पदावली की रचना की जो मेरे द्वारा कल्पित उनके सांख्य और वेदांत के खास तौर पर वास्तव मंतव्यों के अनुरूप हो सकती थी। सांख्य दार्शनिक और वेदांत की पदावली
मंतव्यों के मौलिक अंतर की पदावली और मंतव्यों के मौलिक अंतर की इस सूझ में ही शल्य जी के अपने दर्शन का आधार निहित है। इस यात्रा के दूसरे चरण की जूझन वो कहते हैं कि मेरी चिद विमर्श और सत्ता विषय अन्वीक्षा पुस्तकों में देखी जा सकती है। यहाँ यह अवधेय है कि वेदांत की और सांख्य की भी सत्ता व परमार्थ के लिए वस्तुवाचक पदावली के स्थान पर भाव्यात्मक मूल्यात्मक पदावली के माध्यम से एक सृजनात्मक तत्व मीमांसीय परिप्रेक्ष्य की उन्होंने रचना की। यह एक दर्शन शास्त्री और गांधीवादी त्रिपुरा के गवर्नर भी जो रहे, उन्होंने जो शल्य जी की मूल्य तत्व मीमांसा को पढ़कर अपने पत्र में जो टिप्पणी की थी उसका उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा। लगता है कि मुझे कि मैंने अभी वो जो बात अभी मैं कह रहा था वो शायद ठीक से प्रेषित नहीं हो पाई। शल्य जी ये कहते हैं कि सांख्य वेदांत आदि को पढ़कर उन्हें एक बात लगी कि वो जिस पदावली में अपने सिद्धांतों का, अपनी दृष्टि का प्रतिपादन कर रहे हैं, वो पदावली वो उनके मंतव्यों के साथ मेल नहीं खाती। उनके जो मंतव्य हैं, जो वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उसमें और उनकी पदावली में मौलिक अंतर है। यह जो अंतर था उसकी जो पहचान शल्य जी ने की, वो उस पहचान में ही जो है उनके स्वयं के दर्शन की आधारशिला बनी। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो उनकी दृष्टि उनको पढ़ते वक्त जो उनकी बनी, वो उनकी जो थी वो चिद विमर्श और सत्ता विषय अन्वीक्षा पुस्तकों में दिखाई पड़ती है। यहाँ एक बात और कहने की है, वो ये है कि वेदांत की और सांख्य की भी सत्ता और परमार्थ के लिए जो पदावली है वो वस्तुवाचक पदावली है। उसके स्थान पर शल्य जी ने भाव्यात्मक मूल्यात्मक पदावली जो है उसके माध्यम से एक सर्जनात्मक तत्व मीमांसीय परिप्रेक्ष्य की रचना की। एक दर्शन शास्त्री हैं और जो गांधीवादी भी हैं, अब तो शायद वो नहीं रहे, जो त्रिपुरा के गवर्नर भी रहे थे, उन्होंने शल्य जी को की मूल्य तत्व मीमांसा को पढ़कर अपने एक पत्र में एक टिप्पणी की थी। उसका उल्लेख यहाँ मैं करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा कि शल्य जी के को कहते हैं वो कि आपने उपनिषदों की आत्मानुभूति को, उसकी मूल धारणा को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह सर्वथा मौलिक है और साथ ही रानाडे, राधा कृष्णन, दासगुप्त, हिरण्या आदि के प्रस्तुतिकरण से कहीं अधिक प्रामाणिक भी। शंकराचार्य ने उपनिषदों और गीता की जो व्याख्या की है उसकी तुलना में आपकी व्याख्या उपनिषदों की आत्मा के अधिक निकट है। ये टिप्पणी इस अर्थ में या इस रूप में कहना चाहिए महत्वपूर्ण है कि वो ये बात और भी बहुत से लोगों ने बाद में कही है। और ये सिद्धेश्वर प्रसाद जी जो थे, ये इन्होंने काफी विदग्ध व्याख्या भी की है शल्य जी की एक दो पुस्तकों की, और स्वयं बहुत उत्कृष्ट कोटि की के कुछ ग्रंथों का प्रणयन भी किया है। इन पुस्तकों में पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों के परामर्श, विश्लेषण, विवेचन, विखंडन आदि को शल्य जी कहते हैं उपजीव्य बनाते हुए उन्होंने अपना मत प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था। इसके विस्तार में यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर अंबिका दत्त जी ने बहुत विस्तार से और संक्षेप में मैंने भी इसकी चर्चा पहले की है। उक्त पुस्तकें उन्होंने, ये जो सत्ता विषय अन्वीक्षा आदि, ये उन्होंने चिद विमर्श और सत्ता विषय अन्वीक्षा सन 78 और सन 1984 के बीच में लिखी थी। इन पुस्तकों के बाद उन्होंने एक पुस्तक शून्यवादी बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के मध्यमक शास्त्र और विग्रह व्यावर्तनी में जो नागार्जुन की प्रस्तुत शून्यवाद के लिए युक्तियां हैं उनके खंडन में लिखी थी। और शल्य जी कहते हैं कि इसके बाद पुस्तकों के साथ उनके संबंध में एक आधारभूत परिवर्तन आया, उनके लेखन में ये परिवर्तन आया। इस परिवर्तन का रूप उन्होंने अपनी 1992 में प्रकाशित पुस्तक समाज
दार्शनिक परिशीलन के प्राक्कथन में इस प्रकार व्याख्यायित किया है। वो कहते हैं कि किसी वस्तु स्थिति को पर विचार के किसी वस्तु स्थिति पर विचार दो प्रकार से हो सकता है, एक सीधे वस्तु स्थिति के सामुख्य में और दूसरे अन्यों के विचारों की आलोचना विवेचना के माध्यम से। अधिकांशतः विचारक इस दूसरे प्रकार का ही अवलंबन करते हैं। विचार परंपरा में विचार करते हुए वो ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके विचार के लिए वस्तु स्थिति परोक्ष रहती है। मैंने, शैली जी कहते हैं, यहाँ वस्तु स्थिति को सम्मुखता ही देखा है, शास्त्र के माध्यम से नहीं। यह उनके लेखन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो मूल्य तत्व मीमांसा और चित्त की आत्म गवेषणा इसके उदाहरण है, किंतु दृष्टि इनमें वही व्याख्यायित हुई है जिसका प्रतिपादन चित्त विमर्श में हुआ है। इस प्रकार शैली जी आत्मान्वेषण के आत्मान्वेषण के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए चित्त की आत्म गवेषणा में अपनी औपनिषद दृष्टि की अंतिम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अंत में शैली जी द्वारा अपने स्वभाव, यूं कहना चाहिए स्वतंत्र स्वभाव के विषय में जो स्वयं कहते हैं, उससे ही अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि मैं आरंभ से ही स्वतंत्र स्वभाव का था। 15 वर्ष का था जब शिक्षा के लिए गुरुकुल के विधि विधानों और वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है आदि मान्यताओं को चुनौती देना आरंभ कर दी थी। वो दोबारा पढ़ता हूँ। वो कहते हैं 15 वर्ष का था जब शिक्षा के लिए गुरुकुल के विधि विधानों और वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है ऐसी मान्यताओं को मैंने चुनौती देनी आरंभ कर दी थी। एक पीरियड में, एक घंटी में मुख्याध्यापक हमारी कक्षा को पढ़ाने आते थे, जिसमें 4-5 विद्यार्थी होते थे। तो कई बार मैं उन्हें किसी वाद विवाद में उलझा लेता और यह वाद विवाद हमारे बीच 2-3 पीरियड तक चलता। शेष विद्यार्थी मूड भाव से बैठे रहते। इसी क्रम में मैंने संध्या हवन आरंभ होने से पहले गायत्री मंत्र के साथ चोटी बांधने का नियम पालन भी बंद कर दिया। मुझे कुछ नहीं कहा गया, किंतु कुछ दिन बाद जब एक दूसरे विद्यार्थी ने ऐसा ही किया तो उसे जोर का थप्पड़ पड़ा। मेरा यही स्वभाव बाद में पुस्तकों से मेरे संवाद के रूप में भी तय करता है। फ्रायड और एडलर को तथा राहुल सांकृत्यायन की उपयुक्त जिनका चर्चा हमने ऊपर की, उन पुस्तकों को वो कहते हैं मैंने 17, 18, 19 वर्ष की आयु में ही पढ़ा होगा, किंतु उन्हें मैंने अस्वीकार किया। सुमित्रानंदन पंत सर्वत्र अभिनंदित थे, किंतु उनका बड़ा मान सम्मान था, किंतु मैंने उनकी तीव्र आलोचना की। उसी पुस्तक में पंत के आलोचक अध्याय में इसी 22 वर्ष के समीक्षक ने, मतलब उन्होंने स्वयं, नगेंद्र आदि जैसे प्रतिष्ठित आलोचकों की आलोचना के ढंग को चुनौती दी। हेनरी बर्गसॉ जैसे दार्शनिक की अत्यंत सम्मोहक पुस्तक के अत्यंत सम्मोहक प्रतिपादनों की प्रामाणिकता परखने निकल गया। यद्यपि बर्गसॉ के प्रतिपादनों की प्रामाणिकता की जांच के लिए देखे गए प्रमाणों को भी मुझे कम से कम संदेह से देखना चाहिए था, किंतु कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक मुझे उनमें कोई संदेह नहीं हुआ, किंतु अंततः उन प्रमाणों की प्रामाणिकता को भी मैंने अस्वीकार कर दिया। यह संदेह मेरी दूसरी ही पुस्तक दार्शनिक विश्लेषण के अंतिम अध्याय में उभर आया, जो आगे मेरे दृष्टि परिवर्तन का हेतु बना। देखिए, उनकी जो सबसे पहली पुस्तक जो उन्होंने 1960 में पब्लिश की थी, वो पुस्तक जो थी उनकी दार्शनिक विश्लेषण, उसका जो अंतिम अध्याय है उनकी पहली पुस्तक का, उसमें ही जो है वो जो उनका जो संदेह था उन प्रमाणों को लेकर जिन्हें वो आप्त प्रमाण मानते थे वैज्ञानिक दृष्टि को, उनके प्रति उनका जो कहना चाहिए संदेह था वो उभर आया, जो आगे जाकर उनकी दृष्टि परिवर्तन का कारण बना। इससे एक समय आया जब मेरा पुस्तकों के उस पूरे वर्ग या समाज से ही संवाद बंद हो गया।
वो कहते हैं कि इससे एक समय आया जब मेरा पुस्तकों से उस पूरे वर्ग या समाज आधुनिक पाश्चात्य दर्शन से ही संवाद बंद हो गया। इसके बाद मेरा दूसरे पुस्तक समाज चेतना वगाही भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक वाङ्मय से संबंध स्थापित हुआ, किंतु अब मैं उसकी सदस्यता पूरी तरह स्वीकार नहीं कर उससे सहानुभूति रखने वाला बाहरी सदस्य ही बना। इस कारण अब मुझे इस वर्ग से संवाद के लिए ऐसी पदावली गढ़नी पड़ी जिससे मैं इससे अपनी शर्तों पर संवाद कर सकूं। ऐसा यह संबंध कैसा था और है, यह इस बात में देखा जा सकता है कि एक बार अध्येता वृत्ति देने वाली संस्था ICPR नई दिल्ली ने मुझे अपनी प्रस्तावित पुस्तक लिखने में सहायक होने वाले पुस्तकों की सूची देने को कहा, तो मैंने उत्तर दिया कि मेरे लिखने और पढ़ने के बीच में कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं कोई पुस्तक सूची नहीं दे सकता। वो कहते हैं सौभाग्यवश उस संस्था के अधिकारी ब्यूरोक्रेट नहीं थे, अन्यथा वे मेरी अध्येता वृत्ति समाप्त कर देते, किंतु उन्होंने कृपा कर मेरी ये स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। यहाँ देखिए कि पूरी बात में जो शल्य जी जिस रूप में, जिस तरह के व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं, वो वास्तव में एक प्रकार का रेबल है, जो समय समय पर एक तरह का विद्रोही है, जो समय समय पर जो स्थापित मानदंड हैं, जो स्थापित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का प्रत्याख्यान करते हैं, सशक्त प्रत्याख्यान करते हैं और उनका उल्लंघन करते हैं, और इस प्रकार से वो एक नए दर्शन का प्रतिपादन करते हैं और एक दार्शनिक के रूप में स्वयं को स्थापित करते हैं। और यह जो उनके द्वारा स्वयं को स्थापित किया जाना है, ये तमाम उन सब कठिनाइयों को, बाधाओं को लांघते हुए उन्होंने ये सब किया जो असामान्य थी, असाधारण थी। आप ही सोचिए कि जो किसी स्कूल में अध्यापक हो, जो व्यक्ति स्कूल में अध्यापक हो, दर्शन शास्त्र से जिसका कोई संबंध ना हो, अंग्रेजी वो जानता ना हो, अंग्रेजी सीखे वो भी स्वयं डिक्शनरीज के माध्यम से, डिक्शनरीज की सहायता से, और वो सीखे भी पढ़ते पढ़ते, पाश्चात्य दर्शन की पुस्तकें पढ़े, उस समय उसी पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में रहते हुए एक ग्रंथ का, जो कि ओरिजिनल या मौलिक ग्रंथ कहा जाता है, उसका उसको लिखे। यह बात कोई साधारण नहीं थी, और उसको लिखने के दौरान ही ये उन्हें भान हो कि वो ये पूरी की पूरी बात, या यूँ कहें कि अनुभववादी परिप्रेक्ष्य जो है वो तो ठीक परिप्रेक्ष्य है नहीं, उसको संदेह की दृष्टि से देखे और फिर आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हुए जो वो रास्ता अख्तियार करे, उसे भी कुछ दूर चलने के बाद छोड़ दे, यह पाकर कि वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। फिर अचानक एकदम उनमें एक नई दार्शनिक दृष्टि का आविर्भाव हो, जो कि चित्त विमर्श में हुआ सन 1978 में जाकर, उस पर वो फिर अपना मौलिक दर्शन जो है उसको संस्थापित करे, उस पर स्थापित करे, और इस प्रकार से जो है वो एक दार्शनिक के रूप में स्थापित हो। दुनिया, या यूँ कहे कि भारतीय दार्शनिक जगत उन्हें मान्यता प्रदान करे, और विभिन्न जो संस्थाएं हैं जो लेखकों का मान करती हैं, उन्हें अपने बड़े पुरस्कारों से सम्मानित करे। तो ये सब बातें हुई। ये मुझे लगता है कि इसके लिए तो शायद कोई दैवीय प्रेरणा ही काम कर रही होगी, अन्यथा किसी स्कूल के अध्यापक के मन में कोई बात उठे और वो किसी रास्ते पे चल पड़े, और वो चलता हुआ आगे इस तरह से बढ़ जाए, और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर इस स्कूल टीचर का सम्मान करें, सम्मान ही नहीं करें बल्कि अपने बीच में स्थान दें, उसकी पुस्तकों का रिव्यू करें, और इस तरह से
उसे दार्शनिक के रूप में माने। ये इससे बड़ा स्वयं को एक व्यक्तित्व प्रदान करने का और क्या कहना चाहिए, और क्या बात हो सकती है। जीवनियाँ जिन्हें हम कहते हैं, बायोग्राफीज जिन्हें हम कहते हैं, वो बायोग्राफीज बनती ही तब हैं जब किसी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और उस निर्माण की जो श्रृंखला है वही बायोग्राफिकल होती है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शैली जी जो थे, उन्होंने एक अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया, वो मुकाम वो था जो वो हासिल करना चाहते थे, लेखक और दार्शनिक के रूप में। अंतिम वर्ष उनके वो काफी कष्ट में बीते, वो काफी समय बीमार रहे। 1909 के बाद से लगभग, या कहीं 10-11 से लगभग उनका लेखन कार्य बंद हो गया। एक बीमारी के बाद जब उनकी सर्जरी हुई थी, उस सर्जरी के बाद से ही एक तरह का डिमेंशिया सेट इन हुआ, और उसने एग्रीवेट हुआ कहना चाहिए। उसके बाद उनका पढ़ना लिखना छूट गया, और उनका ये पढ़ना लिखना छूटना जो था उन्हें बहुत व्यथित करता था बार बार। किंतु फिर जब उनसे हम ये कहते थे कि आपने इतना कुछ तो कर दिया, इतना कुछ तो लिख दिया, इसके बाद भी आप अब और क्या कहना चाहते हैं? लगता है कि आपकी बात पूरी हो चुकी, इसलिए ये काफी संतोष का विषय है। और फिर जब बाद में तब उन्हें इस बात की खुशी हुई थी जब अंबिका दत्त जी जो हैं, जिन्हें आप सब जानते ही हैं, प्रोफेसर अंबिका दत्त, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आपका समग्र जो है वो पब्लिश होना चाहिए। तो वो अंबिका दत्त जी के संपादन में वो पब्लिश हुआ, और उस तरह से उनका सारा जो कहना चाहिए लेखन था वो एक साथ अब उपलब्ध है। और हम आशा करते हैं कि जिस दार्शनिक को दार्शनिकों में और दर्शन शास्त्रियों में कुछ प्रतिष्ठा मिली, वो विद्यार्थियों के बीच में भी अब जो है उन्हें विद्यार्थियों के बीच में भी उन्हें स्थान मिलेगा, और वो लोग उन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया कमल नयन जी इस सारगर्भित वक्तव्य के लिए। और निश्चय ही इस एकाग्र के माध्यम से हमारे कई साथियों ने शैली जी को कुछ बेहतर रूप में, कुछ अधिक विस्तार से समझने की चेष्टा की होगी। और यह एकाग्र या इस तरह के दूसरे एकाग्र यही कोशिश करते हैं कि हम अपने विद्वानों, लेखकों, दार्शनिकों के बारे में एक उत्सुकता जगा सकें। यह मंच यही कोशिश कर रहा है कि हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आसपास के रचे साहित्य में लोगों की रुचि को कुछ जागृत कर सकें। कमल नयन जी ने काफी विस्तार से और विभिन्न संदर्भों के साथ यशदेव शैल की दार्शनिक यात्रा को हमारे समक्ष रखा। आप सभी मित्रों की टिप्पणियां हमें लगातार मिलती रहीं, और हम यह समझ सकते हैं कि यह वक्तव्य एक खांटी दार्शनिक को समझने के लिए कितना आवश्यक है। पुस्तक से प्रेम, अपने
अपनी सीमाओं से प्रभावित न होकर या अपनी सीमाओं से आक्रांत न होकर खूब मेहनत करना, खूब आगे तक सोचना, यह शैली जी ने किया, लगातार किया, अंत तक किया। मित्रों, हम कमल नयन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी मेहनत से एक सुचिंतित और तमाम संदर्भों के साथ युक्त यह वक्तव्य हमारे समक्ष रखा। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने यह बात कही थी कि यह सदैव शैल एकाग्र की अंतिम कड़ी में आज शाम 7 बजे वरिष्ठ लेखक और उनके अनन्य मित्र रमेश चंद्र शाह जी का अध्यक्षीय उद्बोधन होगा। उसके साथ इस श्रृंखला को विराम दिया जाएगा। आप सभी साथियों से अपेक्षा है, आशा है, प्रार्थना है कि हमारे साथ बने रहें, अपना स्नेह बनाए रखें। इस बीच इस कार्यक्रम में जिन कुछ एक साथियों की टिप्पणियां हमें प्राप्त हुई, उनके नाम मैं यहां ले रहा हूं। ब्रिज किशोर शर्मा जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, ईश्वर दोस्त जी, स्मिता शर्मा जी, जावेद अली जी, वंदना कुमारी जी, आलोक टंडन जी, कृष्ण मोहन झा जी, अलका अग्रवाल जी, विवेक मिश्र जी, रश्मि पाठक जी, उदय भानु पांडे जी, मधु मेहता जी, राम कुमार तिवारी जी, सुशीला पुरी जी, दिगराज शर्मा जी, मृगेंद्र जी, मदन शुक्ला जी, नीता पाटनी जी, चंद्रकांता विष्णु जी, और ऐसे ही कुछ और दोस्त, स्मिता शर्मा जी, जो लगातार हमसे बने रहे और इस कार्यक्रम को सुनते रहे और इस एकाग्र को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कमल नयन शैल जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद। और अगर अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जरूर जरूर जी मित्रों, आज शाम 7 बजे पुनः मिलते हैं और आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी को सुनते हैं। नमस्कार।